तो चलिए फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का चैप्टर जो है, इसमें लास्ट क्लास में हमने बात की, लास्ट लेक्चर में टॉर्क के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो हेडिंग दे दीजिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। पहले हमें ये एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ाएगा और फिर शायद पूरी रिजिड बॉडी की बात करेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पार्टिकल में एंगुलर मोशन है और उसमें जो कितना मोशन है, मोमेंटम तो मोशन का ही एक मेजर है। खैर, कुछ भी दिमाग लगाने के बजाय पढ़ लें। एंगुलर से मैसेज तो आ रहा है कुछ रोटेशनल मोशन का। कहता है जस्ट एज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन, द क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम, पहले तो यही लाइन लिख दीजिए, एंगुलर मोमेंटम is the rotational analog, angular momentum is the rotational analog of linear momentum. Angular momentum is the rotational analog of linear momentum. मतलब लीनियर मोशन में s, एंगुलर मोशन में थीटा, लीनियर मोशन में v, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन, एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन, और यहाँ फोर्स और यहाँ टॉर्क। और अब वो कुछ कह रहा है कि आप यहाँ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, यहाँ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में उसका करस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो है एंगुलर मोमेंटम। ये हमारी लिस्ट अब तक की कंप्लीट है। ये सारे लीनियर वेरिएबल्स हैं और ये उनके करस्पॉन्डिंग एंगुलर काउंटर पार्ट्स। जो हैसियत, जो सिग्निफिकेंस लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम का है, वही सिग्निफिकेंस रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का है। तो क्या we shall first define angular momentum for the special case of a single particle and look at the usefulness in the context of single particle motion. ठीक है, एक पार्टिकल के लिए ये इस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। We shall then extend the definition of angular momentum to a system of particles, मतलब rigid bodies के लिए। पहले एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ये डिफाइन कर रहा है। कह रहा like moment of a force, angular momentum is also a vector product. It could also be referred as moment of linear momentum. अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई। एंगुलर मोमेंटम को कहा जा रहा है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ, ये पहली काम की बात है और इसमें 3 स्टार दे दिया जाए। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। ये पहली मैथमेटिकल बात है, इसलिए पहली काम की बात है। It could also be referred to as moment of linear momentum. From this term, one could guess how angular momentum is defined. Okay, consider a particle of mass m and linear momentum p at a position r relative to the origin O. शायद ये अगले पेज पे जो डायग्राम है हम उसको पकड़ लें। अच्छा, वो इसमें यहाँ पे है नहीं। Consider a particle of mass m and linear momentum p at a position r relative to the origin O. तो अब तो ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक पार्टिकल है, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसका लीनियर मोमेंटम p है, यहाँ वो जा रहा है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r है। शायद हम ऐसा कुछ बात कर सकते हैं। Consider a particle of mass m and linear momentum p at a position r relative to the origin O. The angular momentum, इसको L से लिख रहा है, स्मॉल l, मैं इसे कैपिटल L लिखूंगा, of the particle with respect to the origin is defined as। एंगुलर मोमेंटम को L से लिखता है ये, तो L है, चूंकि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो लीनियर मोमेंटम है P, और मोमेंट मतलब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हमारा 5 स्टार वाला एक फॉर्मूला आ गया। एंगुलर मोमेंटम को आप स्मॉल l से लिखिए या कैपिटल L से लिखिए और उसका फॉर्मूला आ गया मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर, लीनियर मोमेंटम का टर्म ये आ गया, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। असली काम की चीज ये है। एंगुलर मोमेंटम का बेहतरीन फॉर्मूला
काम का फॉर्मूला आ गया है आपके पास R क्रॉस P, और चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बस ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसलिए L खुद भी एक वेक्टर है। लिख दीजिए कि L इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, L is a vector product and is therefore itself a vector quantity. Is therefore itself a vector quantity. L एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ये डायग्राम को दोबारा चेंज कर लीजिए और मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये R है और ये थीटा है। ये वेक्टर R है और ये वेक्टर P है। वेक्टर R है और ये वेक्टर P है और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अब तो हम समझते हैं कि हमें मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम O, और अगर ये R है, ये लाइन इसके ये एंगल थीटा है, इधर R cos थीटा आएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से तो यही है ना, R sin थीटा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम हो गया P इनटू R परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया P इनटू R sin थीटा। बिल्कुल वैसे ही R sin थीटा को F से मल्टीप्लाई करते थे तो टॉर्क आता था, आज R sin थीटा को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ है और यहाँ जा रहा है, उस इंस्टेंट पे पार्टिकल के ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ये है, वेक्टर R और वेक्टर P के बीच में एंगल ये है। मैं वेक्टर P को लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाऊंगा और ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। P into R sin theta, where P is the magnitude of P and theta is the angle। जब आप इस तरह से लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे वेक्टर साइन ना लिखें। अगर मैं L लिख रहा हूँ इस तरह से, ये P into R sin theta हो गया। अब मैं किसी पे भी वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ। ये यहाँ तक तो ये क्रॉस प्रोडक्ट था, पर अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो बस P भी मैग्नीट्यूड है, R भी मैग्नीट्यूड है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो अलग से मैं यही स्टेप्स लिखवाना चाहूंगा आपको। वो यही कह रहा है कि आप या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, R into P sin थीटा भी कर सकते हैं, या तो आप P को रिजॉल्व करिए P sin थीटा और P cos थीटा में, या आप R को रिजॉल्व करिए R sin थीटा और R cos थीटा में, कुछ भी चलेगा। तो खैर ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है। आपको लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए स्टेप्स टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, steps to find angular momentum। एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के स्टेप्स। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, इसके एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने के स्टेप्स क्या है। तो नंबर 1 तो यही लिखिए कि मार्क mv द लीनियर मोमेंटम। डायग्राम में क्लियरली mv की डायरेक्शन मार्क द डायरेक्शन ऑफ mv, मार्क द डायरेक्शन ऑफ mv। हमें इसकी डायरेक्शन से मतलब है, जो लीनियर मोमेंटम है m into v, उसकी डायरेक्शन प्रॉपर्ली मार्क करिए। फिर नंबर 2 में लिख दीजिए एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mv, extend the line of action of mv forward and backward, extend the line of action of mv forward and backward। mv की लाइन ऑफ एक्शन को आगे और पीछे बढ़ाएं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mv फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। mv की लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ाएं, और बस फिर तो नंबर 3 हम जानते ही हैं। नंबर 3 लिख दीजिए ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द अबव लाइन, drop a perpendicular on the above line from O, where O is the point about which we have to calculate the angular momentum, where O is the point about which we have to calculate the angular momentum। बस बिल्कुल टॉर्क जैसा ही है। Where O is the point about which we have to calculate the angular momentum। पहला ये है कि mv मार्क करिए, दूसरा ये है कि mv की लाइन ऑफ एक्शन को आगे और पीछे बढ़ाइए, और नंबर 3 है O से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। O से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए।
बस फिर आप mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दीजिए। मैं टॉर्क को यही कहूंगा, टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है, और एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस ये हमारी समरी हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा समझ रहे हैं कि बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही हमारा मतलब है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमेशा ही मतलब है हमारा बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, जो भी है फोर्स या टॉर्क और फोर्स और एमवी, इनकी जो भी लाइन ऑफ एक्शन है और फोर्स और एमवी एंड द पॉइंट about which calculations are to be done। थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और अक्सर वो थीटा, अगर आप वो आर और एफ के बीच का ही थीटा होता है, अगर टॉर्क की बात करें तो आर साइन थीटा ही आता है। अभी तो इसी पे ज्यादा ध्यान दें बस। टॉर्क निकालना है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस वही कह रहा है, आप वो दोनों कर सकते हैं। आप आर साइन थीटा, आप मोमेंटम का कंपोनेंट लेके आर से मल्टीप्लाई कर दें, मोमेंटम का कंपोनेंट लेके आर से मल्टीप्लाई कर दें, या आर का कंपोनेंट लेके पी से मल्टीप्लाई कर दें, वही वो 7.26 बी के बाद कह रहा है। We expect the angular momentum to be zero। ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन लिख दीजिए कि a particle of mass m, a particle of mass m is going, particle of mass m is moving as shown with the velocity। पार्टिकल मास m का है, वेलोसिटी v से जा रहा है, और ये दिख रहा है आपको कि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। द कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो हमारा स्टेप तो वही है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओरिजिन के अबाउट। तो नंबर 1 हमारा स्टेप तो वही है, एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mv, extend the line of action of mv forward and backward, extend the line of action of mv forward and backward। mv की लाइन ऑफ एक्शन को आगे और पीछे बढ़ाएं। नंबर 2, find perpendicular distance, find perpendicular distance, that is the shortest distance of this line from O, shortest distance of this line from O। ये जो mv की लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें O से। तो इस समय तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन O से ही गुजर रही है, ऐसे ही लिख दीजिए। since the line of action, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने बोला है वो अच्छी काम की बात है, उसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, 3 स्टार भी दे दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। since the line of action of P, line of action of mv and line of action of P passes through origin, the perpendicular distance is 0। line of action origin से ही गुजर रहा है तो perpendicular distance 0 है, और बस क्योंकि perpendicular distance 0 है तो इसका angular momentum 0 है, इसका angular momentum 0 है। अगर ये mv ऐसे जा रहा होता तो जब मैं यहाँ ये लेता तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता। इसलिए मैंने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो परपेंडिकुलर पहचानने में अगर आपको दिक्कत है तो आप पहचानिए कि आप O से इस लाइन का, ये O है, O से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बड़ी आराम से ये आ ही रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फिर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब आप इसे सवाल में दिया हो तो ठीक है, वरना शायद r sin थीटा से निकालना पड़ेगा। ये हमें अक्सर कई बार दिया भी होता है, इजीली कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। आप MV की लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाइए और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से ढूंढिए इस लाइन का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। कहते हैं लीनियर मोमेंटम ऐसे केस में वैनिश हो जाएगा, द पार्टिकल इज द ओरिजिन और द डायरेक्शन लाइन ऑफ P passes through origin। तो फिर से वही लिख सकते हैं, फिर से वही क्वेश्चन लिख दीजिए कि कैलकुलेट व्हाट आर द कंडीशंस इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बिकम जीरो। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट आर द कंडीशंस इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विल बी जीरो। What are the conditions in which angular momentum of a particle is zero? तो L है R क्रॉस P, यानी R ये वेक्टर L है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये R sin थीटा into P। अभी हम इसको जब ये वेक्टर के फॉर्म में है तब इसको क्रॉस कहते हैं, और जब ये भी मैग्नीट्यूड है तो ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, और इसको क्रॉस कहते भी, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो ये MV R sin थीटा हो गया। एंगुलर मोमेंटम का एक बढ़िया सा फॉर्मूला ये भी होता है, एंगुलर मोमेंटम का एक काफी काम चला हुआ फॉर्मूला MVR sin थीटा भी होता है, इस पे भी आपको 4 स्टार देने चाहिए। कभी कभी ये काम आता है। सबसे बढ़िया तो खैर R क्रॉस P है, R क्रॉस P से अगर आप कन्वर्सेंट हैं तो आप बाकी सब समझ ही जाएंगे। समझने लायक अच्छी बात यह है कि अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है और ये क्रॉस है, और अगर आप L के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फिर ये R का मैग्नीट्यूड है, ये P का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर R का मैग्नीट्यूड ऐसा है, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड हम खाली P लिखते हैं, और अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो खैर एंगुलर मोमेंटम का एक ये फॉर्मूला है। तो अब जीरो कब कब होगा, L जीरो कब होगा, जब या तो M जीरो हो, या नंबर V जीरो हो, नंबर 3 R जीरो हो, नंबर 4 थीटा जीरो हो, और नंबर 5 थीटा 180 डिग्री। इस टाइप से कोई भी ऑप्शन बना के तो दिया जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। In which of the following cases angular momentum is zero? तो भाई पार्टिकल रेस्ट पे हो या पार्टिकल ओरिजिन पे ही हो, पार्टिकल का मास ही ना हो, ये पार्टिकल के रेस्ट पे हो, पार्टिकल ओरिजिन पे ही हो। और एक और बात भी बोल सकते हैं इसमें से, एक और बात कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ MV passes through origin। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ MV passes through origin, इस केस में भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ MV passes through origin, इस केस में भी एंगुलर मोमेंटम जीरो आएगा, इस केस में भी एंगुलर मोमेंटम जीरो आएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल बन सकता है क्या? देखो, ऑलराइट, साइन थीटा का ग्राफ में आप रिवाइज कर ले कि भाई साइन थीटा का ऐसा ग्राफ होता है, थीटा 0 हो या थीटा 180 हो या थीटा 360 हो, इन सब केसेस में साइन थीटा 0। ये हर बार आवश्यकता लगे या ना लगे, ग्राफ से ही डिसीजन ले तो ज्यादा अच्छा है। कहता है द फिजिकल क्वांटिटीज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम हैव एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन देम। मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में वो रिलेशन आपको कुछ बताना चाह रहा है। इट इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ रिलेशन बिटवीन, कहता है जो फोर्स की हैसियत लीनियर मोशन में है, फोर्स और लीनियर मोमेंटम में जो ताल्लुक है वही टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में ताल्लुक है। कहता है फॉर डिराइविंग द रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगल पार्टिकल वी डिफरेंशिएट। तो पहले ही मैं शायद ये कह देना चाहूंगा, इसमें पूरी बातें लिखी तो नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि जब आप किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम बढ़ता है, और ऐसे ही जब आप किसी पार्टिकल पे टॉर्क लगाएंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। बस ऐसा ही लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसमें आप यही लिख दीजिए कि when torque is applied on a body, when torque is applied on a body, bracket में which is free to rotate, when torque is applied on a body which is free to rotate, its angular motion increases. Its angular motion increases. So its angular momentum increases. So its angular momentum increases. जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, तो उसका एंगुलर मोशन उसमें आ जाता है. पंखा रेस्ट पे है, आप उस पर टॉर्क लगाएंगे तो पंखा घूमना शुरू होगा, उसमें रोटेशनल मोशन शुरू होगा. दरवाजा बंद था, आपने टॉर्क लगाया तो उसमें रोटेशनल मोशन शुरू हुआ. ज्यादा तेज खींचा आपने तो उसमें ज्यादा मोशन आया, एंगुलर मोशन ज्यादा आया, तो एंगुलर मोमेंटम उसमें ज्यादा है. और लिख दीजिए इट इज सेम एज द केस, इट इज सेम एज द सिचुएशन इन लीनियर मैकेनिक्स. लीनियर मैकेनिक्स में भी ऐसी ही कुछ बात होती है. लिख दीजिए when force is applied on a body, when force is applied on a body, its linear motion increases. Its linear motion increases. पहले इसमें तो मोशन था ही नहीं, बॉडी में भी रेस्ट पे थी, और आपने फोर्स लगाया तो उसमें लीनियर मोशन आया. और मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो इट्स लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस. लीनियर मोशन इंक्रीजेस ये हमको कोई पूरा सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि हमने इस टाइप से कोई चीजें मैथमेटाइज नहीं की हैं. लीनियर मोशन बढ़ जाएगा, इसकी बात कुछ समझ नहीं आती, पर हाँ लीनियर मोमेंटम बढ़ जाएगा, ये बात समझ में आती है. तो जैसे जैसे फोर्स के लगने से लीनियर मोशन मोमेंटम बढ़ता है, ऐसे टॉर्क के लगने से एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है. ये कह रहा है the physical quantities moment of force and angular momentum have an important relation with them. It is the rotational analog of the relation between force and linear momentum. जो रिलेशन फोर्स और लीनियर मोमेंटम में है, वही रिलेशन टॉर्क और रोटेशनल मोशन में है. पर टॉर्क को ये बार बार मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहा है, मैं तो उसे टॉर्क ही पढ़ना चाहूंगा. For deriving the relation in the context of simple particle, we differentiate. तो हम ये पूरा लिख तो लेते हैं, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होना तो नहीं चाहिए, तो हेडिंग दे दीजिए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये लिख दीजिए. रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. अब कहता तुम्हें एल का तो फॉर्मूला पता ही है, आर क्रॉस पी. तो तुम एक काम करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. तो dl by dt हो जाएगा d dt ऑफ r क्रॉस p. dl by dt हो जाएगा r क्रॉस p. मैं तो इसे कैपिटल L लिखता हूं. dl by dt हो जाएगा r क्रॉस p, ऐसा. अब इस डिफरेंशिएशन में अगर कोई भी एक कांस्टेंट हो, r कांस्टेंट हो, तो आप उसे डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले आइए, और अगर p कांस्टेंट हो तो आप उसे p को डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले आइए. तो यूजुअली इनमें से कुछ ना कुछ जब हमें न्यूमेरिकल आता है तो कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट होती है. तो लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस. इस समय मान लेते हैं दोनों ही वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. अप्लाई प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल ये कहता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो dl by dt का फॉर्मूला हो जाएगा r इनटू dp by dt, है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. प्रोडक्ट रूल यही कहता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. कहता है dr by dt को आप v लिख सकते हैं और पूरे p को mv लिख सकते हैं. ये जो dr by dt है ना, इसको v लिख सकते हैं, और इस p को mv लिख सकते हैं. हो गया r और ये dt हो गया mv. अभी इसमें वेक्टर चल रहा है, मोमेंटम को mv लिख दीजिए, और ये तो वेलोसिटी है,
dr by dt is velocity, dr by dt is velocity। ये डेरिवेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है और स्किप करना ही चाहिए। तो कह रहा है dr by dt into p जो है ना, तो v into mv। अब ये एक प्रकार से v into mv है, ये जो टर्म है ना, इसको तो ठीक है, आप वेक्टर r ले लीजिए, तो शायद आप m भी बाहर ले लीजिए, फिर आप dv by dt ले लीजिए, और ये है p यानी mv, ये तो क्रॉस है। अब v क्रॉस v यानी जैसे जैसे i क्रॉस i, ये तो पैरेलल वेक्टर्स है। अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। हमको इस डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं है। एक फायदा तो विशेष ये है कि चलो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला रिवाइज हुआ कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दूसरे ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई कि v क्रॉस v जीरो होगा। v क्रॉस v इसलिए जीरो होगा क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर ये भी v है तो ये भी v है, और इनके बीच में थीटा जीरो है, ए बी साइन थीटा जीरो। तो बेसिकली ये हो गया है ना, सिंस dt by dt is equal to f। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कह रहा है इसको आप dt by dt ही रहने दीजिए, इसको p ही रहने दीजिए, इस पूरे को p ही रहने दीजिए। r क्रॉस dp by dt को कहता है f लिख दीजिए, ठीक है। अब r क्रॉस f यानी टॉर्क आ गया, तो फाइनल फैसला हमारा आ गया। हमने फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किया, dr by dt को v लिखा, p को mv लिखा। हमने कहा ये mv है और ये v है और ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये खत्म हो गया, इसको कुछ नहीं किया। dp by dt को बल्कि फोर्स लिख दिया, तो फाइनल फैसला मेरा ये आ गया कि जो dl by dt है वो r क्रॉस f है। सर हाँ बोलिए। सर m dv बाई dt कर रहे हैं सर, तो उसमें dv बाई dt को एक्सेलरेशन लिख देंगे सर, वो भी तो चलेगा, m वो भी में चलेगा, f हाँ हो वो भी जाएगा। बिल्कुल सही है, वो भी चलेगा। dp by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स लिखा जाता है, तो हम वहां से भी f ला सकते हैं। एक्चुअली मोर जनरल फॉर्म फोर्स का जो बेस्ट फॉर्मूला है वो dp by dt है। हाँ बिल्कुल सही है कि dv by dt को a लिख दीजिए, m into a को फोर्स लिख दीजिए। फोर्स का प्रेफर्ड फॉर्मूला और हमेशा वैलिड फॉर्मूला ma नहीं, dp by dt फोर्स का हमेशा ही फॉर्मूला है, एंड ओनली इन सम स्पेशल केसेस फोर्स को ma भी कहा जा सकता है। dp by dt इज अ बेटर फॉर्मूला, और खैर कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, आप तो सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करिए, डेरिवेशन को दोबारा कभी रिवाइज भी मत करिए। बढ़िया एक फैसला आ गया कि जो टॉर्क है, जो dl by dt है, जो dl by dt है वो r क्रॉस f है, और इसलिए रूट टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बढ़िया काम की बात है, अलग से भी सवाल। हम तो ये जानते हैं कि when force is applied on a particle, when force is applied on a particle, its linear momentum changes. When force is applied on a particle, its linear momentum changes, and f is equal to dp by dt. इसी तरह when torque is applied, उस एनालॉजी को ही आगे बढ़ाना है। When torque is applied on a particle, its angular momentum changes. When torque is applied on a particle, its angular momentum so changes, and torque is equal to dl by dt. बस ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, और फोर्स को नापने का तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इज इक्वल टू dp by dt। इसी तरह जब किसी बॉडी पे टॉर्क लगाते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। पंखे पे टॉर्क लगाया तो पंखे ने घूमना शुरू कर दिया, दरवाजे पे टॉर्क लगाया तो दरवाजे ने घूमना खुलना शुरू कर दिया।
तो उसमें एंगुलर मोशन आ गया। जब किसी बॉडी पे टॉर्क लगाते हैं, किसी पार्टिकल पे टॉर्क लगाते हैं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। और जैसे फोर्स dp by dt है, जैसे टॉर्क dl by dt। ये बढ़िया भाई एनालॉजी चल रही है, सब कुछ वही बातें चली आ रही हैं। शायद अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि यह कैसे, और ये एंगुलर वेरिएबल जो है ये ऐसे ये थीटा है, तो ds by dt इज इक्वल टू v है, और d थीटा by dt इज इक्वल टू ओमेगा है, a इज इक्वल टू dv by dt है, और एंगुलर में d ओमेगा by dt इज इक्वल टू अल्फा। और इसके बाद p का फॉर्मूला mv है, और l का फॉर्मूला तो अभी मैं उस तरह नहीं लिख सकता। फोर्स है, फोर्स टॉर्क, फोर्स है ma, वो तो मैंने अभी अभी पूरा पढ़ा नहीं है, अभी शायद मैं इतना ही लिख रहा हूँ कि इसके बाद फोर्स है dt by dt, फोर्स है dt by dt, और इसमें टॉर्क है dl by dt, शायद यही तो है ना। टॉर्क को r क्रॉस f भी कहते हैं, और l को r क्रॉस p भी कहते हैं। शायद हमने यही सब पढ़ा है अभी तक। ये रोटेशनल मोशन में ये वाला जो डिस्कशन है सब बड़ा ही अच्छा है। चाहे इसका क्वेश्चन आपको सर्कुलर मोशन के नाम से भी आ सकता है, या रोटेशनल मोशन के नाम से भी आ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट थियरी शायद अब तक यही पढ़ी है, और ये ज्यादा काम के हैं, इन पे मैंने स्टार दिया नहीं। टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस पे आप अलग से फिर से 5 स्टार दे दीजिए। टॉर्क इज dl by dt, टॉर्क इज dl by dt। फिर बस वो यही कह रहा है 7.27 के बाद में कि thus the time rate of change of angular momentum of a particle is equal to the torque acting on it. This is the rotational analog of the equation x equal to dp by dt। यहाँ पे x equal to dp by dt लिखते हैं, और वहाँ torque is equal to dl by dt लिखते हैं। This expression which expresses Newton's second law of the translation motion of a single particle। ठीक है, यही है, यही फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और ये क्लियर रहे तो चैप्टर में मजा आएगा। खाली फॉर्मूले ही पढ़िए, बड़ा लंबा चैप्टर है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, हिम्मत ही नहीं होती इसको कभी पढ़ने की। तो बहुत बार जब आप इसके सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर चुके हो, तो उसके बाद आप कभी पूरे नोट्स पढ़ लीजिए। ये चैप्टर सबको इससे डर लगता है, तो जो जिसने इसमें मास्टरी कर ली वो एज लेके आगे निकल ही जाएगा। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स तो सभी कर लेते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन तो सभी कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल तो सभी कर लेते हैं, सर्कल तो सभी कर लेते हैं। हाँ, वर्टिकल सर्कल थोड़े ज्यादा लोग नहीं करते। ऐसे ये पूरा चैप्टर नंबर 7 जो है, ये आपको एज दिला देगा। ये सब नहीं कर पाते, तो हमें तो पढ़ना चाहिए कि कौन सब नहीं कर पाते, हम तो उसी में दम लगाएंगे, इसी में दम लगाइए। अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो इस चैप्टर में दम लगाइए। तरीका है सीक्वेंस से, जो पहले शॉर्ट नोट्स ही बस ऐसे ही ग्लांस करते रहिए, फिर एक दिन आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर आपसे उसके सवाल बनने लगेंगे, और जब कई बार आप उसके क्वेश्चंस कर चुके हो, तो फिर एक बार इसके कंप्लीट नोट्स मेरी कॉपी से पढ़ लीजिएगा। पहले तो कॉपी से भी पूरे नोट्स नहीं पढ़ने, पहले शॉर्ट नोट्स, फिर क्वेश्चंस, क्वेश्चन में PYQ, फिर मेरी कॉपी के नोट्स, और फाइनली किसी दिन NCERT। And this entire process may take even 6 months, doesn't matter। Well, इसमें बस ये और कर लेते हैं, फिर अब हम टॉर्क पढ़ रहे हैं और एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था एक सिंगल पार्टिकल के लिए, और अब हम ये पढ़ा रहे हैं पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, यानी कि एक रिजिड बॉडी के लिए। तो अब यही हेडिंग दे दीजिए, इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूले ही दूंगा वैसे तो। हेडिंग दे दीजिए, लिखिए टॉर्क फॉर अ रिजिड बॉडी। नहीं, पहले इसने एंगुलर मोमेंटम की बात की है, तो आप भी हेडिंग दे दीजिए एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी। पूरा डायरेक्ट रिलेशन ही आ रहा है उसके लिए।
ये टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी, ऐसे ही डेफिनेशन आप भी कर दीजिए, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रिजिड बॉडी से हमारा मतलब है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी मतलब फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ जो डिस्कशन किया गया है एनसीईआरटी में वो तो एकदम ही यूजलेस है, एक बार पढ़ देता हूं मैं आपको, उसका कोई मीनिंग नहीं है। कहता है टू गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट अ गिवन पॉइंट वी नीड टू ऐड वेक्टोरियली द एंगुलर मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। आपको अगर टोटल चाहिए तो आप सबके मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा है, तो हम भी लिख लेते हैं इस बात को, ऐसा लिख दीजिए टोटल एंगुलर मोमेंटम। दोबारा पढ़ने लायक लाइन है नहीं, पर चलिए एक बार लिखते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, total angular momentum of a system of particles is the vector sum of angular momentums is the vector sum of vector sums of angular momentums of individual particles. तो वो ये कह रहा है कि भाई जो वेक्टर n है that is equal to summation of vector li मतलब ith पार्टिकल L1 plus L2 plus L3 इन सब का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। ये डेफिनेशन नॉनसेंस है, इसे दोबारा मत पढ़िएगा। 7.25 बी में इसने इसे बोला है, आप इसे छोड़ दीजिए। कहता है दिस इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल टू अ पार्टिकल सिस्टम्स। पहले मैं एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकालता था, अब कई सारे पार्टिकल्स के लिए निकाल रहा हूँ। और इसी तरह फिर वो dl by dt को टॉर्क कह रहा है, वो कह रहा है अगर तुम dl by dt कर दोगे, इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो तुम्हें समेशन ऑफ टॉर्क मिल जाएगा। ये लाइन भी काम के लिए है, dl by dt, dl by dt को तो टॉर्क कहते हैं, टॉर्क आई हो गई है। तो ये 7.28a जो है ये भी बेकार है। where tau I is the torque acting on the ith particle, जो खैर फाइनली शायद ये सब मैं छोड़ ही देता। खैर मैं कुछ मैथमेटिक्स को स्किप कर रहा हूँ, थियोरी पढ़ रहा हूँ। कहता वी शैल अज्यूम not only Newton's third law of motion, that is the forces between any two particles in the system are equal and opposite, but also that these forces are directed along the line joining the two particles. In this case, the contribution of the internal forces to the total torque on the system is zero. ये एक लाइन जरूर काम की है, ये एक लाइन काम की जरूर, बहुत ही ज्यादा काम की है, अच्छी काम की है। अभी पूरी तरह इसने बोला तो नहीं है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, टॉर्क ऑफ अ सेंट्रल फोर्स। बड़ा ही काम की बात है, टॉर्क ऑफ अ सेंट्रल फोर्स में क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे 4 स्टार दिए जाने चाहिए। हालांकि अभी सेंट्रल फोर्स क्या होता है हमने डिफाइन नहीं किया है, शायद ग्रेविटेशन के चैप्टर में करेंगे। तो अभी आप पहले सेंट्रल फोर्स डिफाइन कर दीजिए। लिखिए सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स, central force is a force which acts along the line joining the centers, acts along the line joining the centers of the two masses, which acts along the line joining the centers of the two masses. ये एक मास m1 है और ये एक मास m2 है, और ये इसका सेंटर c1 है और इसका सेंटर c2 है। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो ये जो फोर्स है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस। वो लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन ऑन ईच अदर, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन ऑन ईच अदर इज अ सेंट्रल फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो एक सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल होता है। अब कह रहा है भाई आप टॉर्क निकालिए सेंट्रल फोर्स की, इस फोर्स की इसके अबाउट टॉर्क निकालिए, तो इसकी तो लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो C1 से ही गुजर रही है, सेंट्रल फोर्स तो सेंटर से ही गुजरेगा ना, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा ना। बस अगली लाइन में लिख दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
of the central force, perpendicular distance of the central force from each center is 0. Perpendicular distance of the central force from each center is 0. And therefore torque of central forces is 0. Torque of central forces is 0. अब ये डेरिवेशन तो एकदम ही नॉनसेंस था, पर इसके बीच में एक थ्योरी की बड़ी ही सुंदर लाइन आ गई और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अच्छा जी ऐसा कैसे जीरो हुआ सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई, टॉर्क के जीरो होने का कंडीशन तो हमें पता था, R क्रॉस F होता है, तो जो फोर्स होता है वो अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से गुजरे, अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से ही गुजरे अगर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से गुजरे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। यहाँ पे भी क्या है कि ये जो फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका सेंटर है। अभी ये जो फोर्स है, मान लीजिए यहाँ से गुजर रहा होता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता। अब ये फोर्स तो यहीं से गुजर रहा है, तो यहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें इसका। सेंट्रल फोर्स सेंटर से ही गुजरता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको सेंटर से ही चाहिए होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ 0 है, दाएं बाएं से नहीं गुजर रहा, ठीक सेंटर से ही गुजर रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे यहाँ कोई चीज ही नहीं है। ये अगर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये लग रहा है, और ये फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के सेंटर से ही गुजर रही है। तो ये फोर्स टॉर्क नहीं लग रहा है। रीजन तो हमें समझना चाहिए, पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है यस और नो। इसका रीजन पेपर में कभी कोई नहीं पूछता है, बस वो आपसे पूछता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। पेपर में कभी वैसे तो ये क्वेश्चन कभी आया ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे पूछेगा कि स्टेटमेंट फॉल्स है या करेक्ट है। कुछ नहीं कहेगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। हाँ, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर अभी नहीं है तो चिंता न करें, जब हम कोई सेंट्रल फोर्स और प्रॉपर आपको पढ़ाएंगे तब ये आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में अपने आप आ जाएगा। अभी इसने भी एनसीईआरटी ने भी कोई बहुत ज्यादा बात इसने की नहीं है, बड़ी प्यारी लाइन हालांकि इसने लिखी है। These forces are directed along the line joining the two particles. So line joining the two particles में centers की बात नहीं की, line joining the two particles. In this case, the contribution of the internal forces to the total torque of the system is 0. जितने भी internal forces होंगे डैश करके एक बार लिख दीजिए कि all the internal forces are central forces. All the internal forces are central forces, and therefore torque of all the internal forces is 0. Torque of all the internal forces आगे लिखे resulting from action reaction pair. Torque of all the internal forces resulting from action reaction pair is 0. बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ अभी रटें। थियरी में हमें वैसे भी ज्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं है, क्योंकि थियरी तो हम कभी भी सीख जाएंगे दोबारा। न्यूमेरिकल्स को सीखने में प्रैक्टिस चाहिए, फॉर्मूले को याद होने में प्रैक्टिस चाहिए। थियरी दोबारा कभी भी सीखी जा सकती है। तो टोटल टॉर्क है ना, शायद वो टॉर्क इंटरनल प्लस टॉर्क एक्सटर्नल है, और वो कह रहा है इंटरनल टॉर्क तो हमेशा भाई 0 ही होगी, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेस के कारण होगी, और सेंट्रल फोर्सेस की टॉर्क हमेशा 0 होती है। ये डेरिवेशन के बीच की लाइन है, हम डेरिवेशन में किसी भी लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं है। कोई स्कूल टीचर भी इस डेरिवेशन को नहीं करवाने वाला, नॉनसेंस कह के छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वही सही भी है, वही करना भी चाहिए। और हमने एक अच्छी बात सीख ली कि इंटरनल फोर्सेस की टॉर्क 0 होती है। इस पे भी 2 स्टार दे दीजिए कि इंटरनल फोर्सेस की टॉर्क 0 होती है। वो एक्शन रिएक्शन पेयर के होते हैं, वो सेंटर से काम करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता नहीं है। ये बात पूरी तरह समझ में ना आई हो, 30-40% भी कुछ ओवरव्यू भी समझ में आया होगा तो चलेगा, याद करिए बस। अभी सिर्फ याद करिए और ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली बिना किसी एफर्ट के आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन ये आपको खुद ही इसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी। तो अभी तो खैर वो इसलिए ये कह रहा है कि यार देखो, रियल बाय dt होता है ना, जो रियल बाय dt होता है एक्चुअली वो टाउ इंटरनल प्लस टाउ एक्सटर्नल होता है, वो टोटल टॉर्क होता है, वो टोटल टॉर्क होता है। पर टाउ इंटरनल हो गया 0, तो जो रियल बाय dt हो गया
वो हो गया टाउ एक्सटर्नल, ये ठीक है। तो हम इसमें भी खैर कोई स्टार नहीं दे रहे हैं, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क तो लिख ही चुके हैं, कुछ भी नया हमने इसमें अभी तक पढ़ा ही नहीं है। इस पूरे डिस्कशन में हाँ एक ही अच्छी थ्योरी की बात पड़ी है कि इंटरनल फोर्सेस की टॉर्क जीरो होती है, सेंट्रल फोर्सेस की टॉर्क जीरो होती है, बस। फिर वही कह रहा है, दस द टाइम रेट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अब ये सिस्टम कहता है मैंने तो सब ऐड किए थे, सारे टॉर्क्स ऐड किए हैं, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात चल रही है। ये जो फॉर्मूला है पहले मैंने ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए लिखा था, अब यही पार्टिकल पूरे सिस्टम ऑफ, यही इक्वेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ऑटोमेटिकली आ गई है। Thus the time rate of total angular momentum of a system of particles, अच्छा इसने total angular momentum को कैपिटल ए से लिखा है, ठीक है। ये m is angular momentum of a particle and L is angular momentum of a system of particles। हम तो यही सिंबल फॉलो करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने पहले स्मॉल एल की बात की थी, अब इसने कैपिटल एल की बात कर दी, फॉर्मूला बार बार वही है। पहले वो कह रहा था dl by dt इसको तो टाउ एक पार्टिकल की, अब वो कह रहा है dl by dt इसको तो टाउ ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसे नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है। बात तो एक ही, कुछ नया नहीं पढ़ा, कुछ ना डेरिवेशन में कुछ नया सीखा और ना फाइनल रिजल्ट में कुछ नया सीखा, सिवाय एक स्मॉल एल और एक कैपिटल एल के। कहता है दिस इक्वेशन इज द जनरलाइजेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल केस। जो सिंगल पार्टिकल के लिए आपने इक्वेशन बनाई थी वही आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बना दी। नोट दैट वी हैव ओनली वन पार्टिकल, देयर आर नो, अगर एक ही पार्टिकल हो तो इंटरनल फोर्स और इंटरनल टॉर्क तो होते ही नहीं है, तो बस वही है, बस वही कह रहा है कि ये सारी जितनी की इक्वेशंस हैं ये होल्ड गुड करती हैं, चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, चाहे रिजिड बॉडी के लिए, और जिनमें कई प्रकार के इंटरनल मोशन भी हो। अब सबसे प्यारी बात आने वाली है, अभी तक हमने इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ा, पर एक बहुत ही सुंदर बात फाइनली आ रही है, और 5 स्टार शुरू से ही दे दीजिए और हेडिंग दे दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ ये काफी ज्यादा यूजफुल है। इसमें न्यूमेरिकल्स के भी, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते हैं, थियरी के क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, थियरी के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। इसके पहले वाले आर्टिकल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाए, बस उसने वही पढ़ाया कि तुम एक पार्टिकल की बात कर रहे हो तो टॉर्क अप्लाइड टू अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, और जब तुम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो तो टॉर्क अप्लाइड टू द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। टाउ का फॉर्मूला बस dl by dt है, ये फॉर्मूला रिजिड बॉडी के लिए भी वैलिड है और ये एक पार्टिकल के लिए भी वैलिड है, और कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल्स हैं जो कि एक सिस्टम बना रहे हैं, फैले हुए हैं यहाँ वहाँ थोड़ा दूर दूर, तो उनके लिए भी वही इक्वेशन वैलिड है। तो उन सब बातों में हमें कोई रस नहीं है, कोई मजा नहीं है, टॉर्क का फॉर्मूला बस dl by dt का ही है, अब तो बात खत्म। अब बड़ी प्यारी बात आ रही है और वो ये है कि इफ, तो भाई टाउ का फॉर्मूला है, टाउ एक्सटर्नल का फॉर्मूला है, टाउ एक्सटर्नल का फॉर्मूला है dl by dt। if tau external is equal to 0, if tau external is equal to 0, so dl is equal to 0 and delta L is equal to 0, so L final minus L initial is equal to 0, so L final is equal to L initial, बस यही है। अगर जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। टॉर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला है dl by dt, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो dl 0 है, और फिर dl 0 है मतलब डेल्टा L 0 है, मतलब L फाइनल माइनस L इनिशियल 0 है, तो अगर बाहर से टॉर्क न लगे तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, जो पहले था वही बाद में रहता है। हमने लीनियर मोमेंटम में ये पढ़ा था कि बाहर से अगर फोर्स ना लगे तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। आज कह रहे हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क ना हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
वही कह रहा है L is equal to constant। कंक्लूजन यही है, मुझे इसी पे खाली स्टार देने थे पूरे डिस्कशन के बजाय कि इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 देन L इज इक्वल टू कांस्टेंट, बस शायद इस पे स्टार देने थे। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा कौन? टॉर्क जब हम लगाते हैं, थोड़ा तेज ऐसे ऐसे घुमाते हैं पंखे को हाथ से, टॉर्क लगाते हैं, तब उसमें एंगुलर मोमेंटम आता है। टॉर्क है ही नहीं तो फिर तो आराम से घूमते ही रहेगा। कोई आएगा पंखे को घुमाएगा तो पंखा तेज घूमेगा। टॉर्क नहीं लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा कौन? कहता है thus the total external torque on a system of particles is 0, then the total angular momentum of the system is conserved। ठीक है, ये बात क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए। If total angular external torque on a system of particles is 0, if total external torque on a system of particles is 0, then what happens to the total angular momentum of the system? अगर total external torque system of particles पे 0 है, then what happens to the total angular momentum of the system? और आप आंसर में लिख दीजिए it remains same। अगर external torque हमने नहीं लगाई है तो total angular momentum of system remains same। बस इतना ही काफी है, यही हमने लिखा है। external torque 0 है तो angular momentum conserved है। K जो है वो कांस्टेंट है। अब वो जब कह रहा है, थोड़ा डीप अगेन जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कह रहा है जब टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसका ये मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट में भी चेंज नहीं हुआ है, एंगुलर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट में भी चेंज नहीं हुआ है, और एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट में भी चेंज नहीं हुआ है। ये लाइन का कोई सिग्निफिकेंस न्यूमेरिकली तो नहीं है, एडवांस न्यूमेरिकल्स में तो बनता है, पर हमारे लेवल के न्यूमेरिकल्स में नहीं बनेगा। हम लिख सकते हैं कि टॉर्क एक्सटर्नल अगर 0 है तो इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका ये मतलब है कि L x इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं K1 K2 K3 नहीं लिख रहा हूँ, L y सेपरेटली कंजर्व्ड है और L z भी कंजर्व्ड है। इसी में चेंज है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो पूरा L कंजर्व्ड है। L 0 नहीं है, सॉरी, हाँ, डेल्टा L 0 है। ये वार्निंग लिख दीजिए कि L को 0 बोलना गलत होता है। L 0 नहीं है, L 0 नहीं है, डेल्टा L 0 है। शुरू में हम ये गलती कर सकते हैं कि हम बोल दें कि L 0 है। L 0 नहीं है, डेल्टा L 0 है। L कांस्टेंट है, और L कांस्टेंट है मतलब अब ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके वेक्टर क्वांटिटी के तो x y z तीनों कंपोनेंट होते हैं। अगर उसके कंपोनेंट हुए तो सारे के सारे, एक भी कंपोनेंट चेंज होगा तो पूरा L चेंज हो जाएगा ना। अगर एक भी कंपोनेंट चेंज हुआ, x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट, तो पूरा का पूरा L ही चेंज हो जाएगा। ये अगेन ये एडवांस बात हो सकती है, ये नॉर्मली किसी काम की नहीं है, इसे इग्नोर किया जा सकता है और किया ही जाना चाहिए। और कहता है इक्वेशन 7.29 is the rotational analog of this much the conservation law of total linear momentum of system of particles, है ना। It has the applications in many practical situations। मेरे हिसाब से इसके जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में एप्लीकेशंस है ना, वो मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। We should look at a few of the interesting applications later on in this chapter, तभी बात करेंगे। सब कुछ वही चल रहा है इस समय, जो लीनियर मोशन में जो बातें होती थी, अब सारी की सारी वही बातें रोटेशनल मोशन में रिपीट हो रही है। आप लीनियर मोशन में फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोशन पैदा नहीं होगा, तो लीनियर मोशन चेंज नहीं होगा। और रोटेशनल मोशन में या एंगुलर मोशन में टॉर्क नहीं लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। डायरेक्टली ये बात ऐसे 5 स्टार लाइक नहीं थी, मतलब इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात एकदम से भी कुछ समझ नहीं आएगी, पर हाँ हाईलाइट तो करेंगे ही हम करेंगे कि अगर आप टॉर्क नहीं लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। बहुत ही ज्यादा इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ज्यादा। हम तो अब m1 v1 प्लस m2 v2 को 0 कहना सीख ही गए, हमें तो ध्यान ही नहीं जाता कि फोर्स है कि नहीं है। हम तो बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, और अगर पहले बॉडी पार्टिकल रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कहता है फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स
about the origin. The force acts on the particle whose potential vector is this, position vector is this. वही r क्रॉस f ही करना है आपको. r डायरेक्टली दे दिया है इसने, f डायरेक्टली दे दिया है और बस r क्रॉस f निकाल लीजिएगा. ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि r भी पूरा का पूरा 3D वेक्टर है और f भी पूरा का पूरा 3D वेक्टर है. मैं तो मैट्रिक्स मेथड से कराता नहीं हूँ, मुझे तो बस ये पता है कि i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k तीन टर्म जीरो हो जाएंगे और बाकी मुझे ये पता है कि i क्रॉस j k होगा, j क्रॉस k i होगा, k क्रॉस i j होगा, j क्रॉस i माइनस k होगा, i क्रॉस k माइनस j होगा और k क्रॉस j माइनस i होगा. इन बातों से हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट को बड़े आराम से निकाल लेते हैं. तो एग्जांपल 7.5 मैं छोड़ रहा हूँ. एग्जांपल 7.6 कहता है शो दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. हाँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसके फंसने के काफी चांसेस हैं और पहले भी कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आया है. तो क्वेश्चन के रूप में मैं बनाता हूँ, यही डायग्राम बना देता हूँ. इसको मैं वही बनाता हूँ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और मैं md इसका यहाँ दिखा देता हूँ कि डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. ये ओरिजिन, ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, लिख दीजिए कि पार्टिकल p इज मूविंग इन द डायरेक्शन शोन. Particle p of mass m is moving in the direction shown with a constant velocity v. Particle p is moving in the direction shown. Particle p का मास m है, इसकी डायरेक्शन जैसे कि दिखाई गई वो है स्ट्रेट लाइन मोशन है. स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये वेलोसिटी v से ज्यादा है. तो डिस्कस इट्स, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम. Find its angular momentum. About the origin. About बोलना बहुत जरूरी है. About the origin. तो स्टेप नंबर 1 लिख दीजिए कि extend the line of action of MV. Extend the line of action of MV forward and backward. Extend the line of action of MV forward and backward. पहला पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट है ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर. ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जब उसने देखा ना तब ये यहाँ था, फिर मैं सीधे इस लाइन पे ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन दिस लाइन. ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन दिस लाइन. इस लाइन पे O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें. और मान लेते हैं कि सपोज मुझे कुछ दिया हुआ है इसमें, फिलहाल तो केवल यही बताना है, मतलब अगर इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ वो c, तो जो एंगुलर मोमेंटम है इस पार्टिकल का वो है r क्रॉस t. तो r है OC, मतलब अगर मैं अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ले रहा हूँ, it is t into r sin theta. t into r sin theta, so it is md. पूरा का पूरा r sin theta परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो OC लिखा जा सकता है. पूरा का पूरा सवाल में सिर्फ क्लियरली r और थीटा देने पड़ेंगे. सवाल में क्लियरली अगर r और थीटा देगा तो फिर मैं r sin थीटा डिफाइन कर सकता. अभी तो आप केवल इस बात पे फॉलो करिए कि कुछ भी हो, जो भी हो, आपको निकालना एक्चुअली यही. और अगर OC डायरेक्ट मिल जाए तो ये बस क्या r है क्या थीटा है वो तो मुझे नहीं पता, पर r sin थीटा डेफिनेटली मुझे पता है कि वो OC ही है हर बार. r sin थीटा फिक्स्ड है. तो कहने की बात फिलहाल केवल ये है कि भाई दिस इज अ कांस्टेंट. ये एक फैसला केवल ये है, पेपर में जो आएगा वो ये है. एंगुलर मोमेंटम थोड़ा टफ केस है, टफ डिस्कशन है. आपको फिलहाल इतना देखना है कि भाई या तो m भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है और OC भी कांस्टेंट है. तो कहना केवल यह है कि इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इज कांस्टेंट. Angular momentum of the particle about the origin is constant.
both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. ये तो इंपॉर्टेंट इस बात पे 5 स्टार दे दीजिए कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। फिर से पूरा लिख सकते हैं कि if a particle is moving in a straight line with a constant speed, if particle is moving in a straight line with constant speed, particle is moving in a straight line with constant speed, then its angular momentum with respect to origin remains constant. Angular momentum with respect to origin remains constant. ये 5 स्टार लायक क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है और काफी आया भी है, काफी आया भी है। इसमें क्या हो सकता है कि आर आपका कभी हो सकता है आप आर ये लें और थीटा ये लें, कभी आप हो सकता है आर ये लें और थीटा ये लें। आपका आर चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, पर आर साइन थीटा हर बार सेम रहेगा। आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो भी आर साइन थीटा यही आएगा, आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो भी आर साइन थीटा यही आएगा। यही आप कुछ लिख दीजिए कि आर फॉर when the point is considered, when the particle is considered at different points, when the particle is considered at different points, particle तो कभी आप यहाँ ले रहे हैं, कभी आप यहाँ ले रहे हैं, when the particle is considered at different points, its r and theta may change, r भी चेंज होगा और फिर थीटा भी चेंज होगा। ये और अगले एग्जाम्पल में जो कि एक्चुअली एनसीईआरटी ने दिया है मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। इसका आर भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा, बट आर साइन थीटा विल रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। ये आर है आपकी बात और ये थीटा है और इस ट्रायंगल में ये आर साइन थीटा है, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है। बड़ा ट्रायंगल लूंगा तो आर भी चेंज हो जाएगा और थीटा भी चेंज हो जाएगा। ये एंगल थोड़ा ज्यादा है, ये एंगल थोड़ा कम है, आर बढ़ गया थीटा कम हो गया। इस ट्रायंगल में भी आर साइन थीटा फिक्स्ड है। एक तो इसने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने की कोई बात नहीं की, हम कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, हम आर क्रॉस भी कर लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, वेक्टर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट तो है, उसकी डायरेक्शन देखते हैं। ये वेक्टर आर है और ये वेक्टर पी है। ये वेक्टर आर है तो मैं यही लगाता हूँ राइट हैंड पाम रूल। ये मेरा आर की डायरेक्शन में ये गया और पी इस तरफ तो मुड़ नहीं पा रहा, मेरे को इस आर क्रॉस पी निकालना ना मुझे, तो आर से पी की तरफ एक एरो बनाता हूँ और मेरी उंगलियों का कर्ल, उंगलियों भी इस एरो की डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए। तो मैं इसको नीचे से लाता हूँ, यहाँ से तो नहीं ला पाया तो मैं इसको नीचे से लाता हूँ आर, और अब उंगलियां मोड़ रहा हूँ तो हाँ वो पी की डायरेक्शन में मुड़ रही है, आर क्रॉस पी। तो जो भी अंगूठा आ रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दे रहा है। यदि मैं यहाँ से ला रहा हूँ आर की डायरेक्शन में अपने हाथ को, तो मेरा हथेली उस डायरेक्शन में मुड़ ही नहीं पा रही जहाँ ये एरो है। आर से पी की तरफ एक एरो बनाना चाहिए, तो ठीक इसको यहाँ ऐसा मोड़ दो। अब ये उंगलियां पी की तरफ जा रही हैं, अब ये पी की तरफ मुड़ रही है, तो जो भी अंगूठा है बस वही क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। फिलहाल उसको इतना कहना काफी। ये एक लास्ट क्वेश्चन फिर से है एनसीईआरटी में, एक लास्ट क्वेश्चन लिख दीजिए। अ पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, a particle is moving parallel to x axis with a constant speed as shown, with a constant velocity as shown. ये x axis है और पार्टिकल ये जा रहा है और ये दिया भी है its perpendicular distance is perpendicular distance of the line of action, perpendicular distance of the line of action of the particle from the origin, or the line of mv, perpendicular distance of the line of mv from the origin is d. Perpendicular distance of the line of mv from the origin is d. Find the angular momentum of the particle with respect to origin. Find the angular momentum of the particle with respect to origin. सर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? हाँ, सब कुछ कांस्टेंट ही देंगे, नहीं तो अलग से और ज्यादा कुछ बताते हैं उसके बारे में।
कुछ नहीं बताया भी है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कुछ नहीं बताया, इसका मतलब जरूर वो कांस्टेंट है। ओके सर। एल है mv into perpendicular distance, mv into perpendicular distance, और perpendicular distance तो d है, तो फिर से ये बात है कि ये अभी भी कांस्टेंट रहेगा। पार्टिकल की ओरिजिन से दूरी बढ़ती जाएगी पर l कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये देखो, ये कभी r है तो ये थीटा है, और थोड़ी देर बाद ये r है तो ये थीटा है। अब आप देख रहे हैं कि हाँ वाकई जब ये थीटा बड़ा है, थीटा छोटा है, r भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, पर ये जो r sin थीटा है वो कांस्टेंट बना हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। आपको समझ में आए या ना आए, या समझ में आ जाए तो बाद में आप इसकी लॉजिक रिवाइज करें या ना करें, आपकी मर्जी है। रिजल्ट रिवाइज करते रहना लगातार जरूरी है कि पार्टिकल इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन में जाए, चाहे पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जाए, कैसी भी स्ट्रेट लाइन में जाए, वो ऐसी स्ट्रेट लाइन में जाए, वो कैसी भी स्ट्रेट लाइन में जाए, उसका एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट रहता है। अगर m कांस्टेंट हो, v कांस्टेंट हो, और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो बस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट बना रहता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट बना रहता है तो l कांस्टेंट रहता है। शायद हमें ये इसलिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद आपको लगेगा कि जब ये दूर चला जाएगा तो इसका r बढ़ जाएगा, तो आपको लगेगा कि शायद इसका तो डिस्टेंस बढ़ गया। इसमें क्योंकि सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ इस कारण से इंपॉर्टेंट है। और ये सुपरफिशियल क्वेश्चन में नहीं कहलाएगा, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से नीट 2023 में सुपरफिशियल क्वेश्चन आएंगे, तो उस लिहाज से थोड़ा कठिन क्वेश्चन माना जाएगा। ये डेप्थ में जाके दिया है, घुस के दिया है, और घुस के जो पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से तो किसी भी सब्जेक्ट में पेपर में नहीं आएंगे। थिंग्स में चेंज अ लिटिल, थिंग्स में चेंज अ बिट, ओवरऑल एज ऑफ नाउ तो मेरा यही बिलीव है, बड़ा फर्म बिलीव है कि बड़ा सुपरफिशियल पेपर रहेगा एज अ पॉलिसी मैटर। हालांकि एनसीईआरटी है, पर एनसीईआरटी भी कोई मजाक नहीं है। जब ये दूर बढ़ रहा जा रहा है तो इसका आर बढ़ रहा है, थीटा पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा, आर बढ़ रहा है पर थीटा कम हो रहा है, और आर साइन थीटा कांस्टेंट है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। और अब मैं आपसे उसकी डायरेक्शन की भी बात करता हूँ। खाली डायरेक्शन की बात करूं, ये आर है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, तो जो आर है ये प्लस जे कैप के अलॉन्ग है, और जो एम बी है वो आई कैप के अलॉन्ग है, और आई जे के में से जे क्रॉस आई तो माइनस के होता है, तो मेरा आंसर मालूम है कितना है इसका, एम डी डी माइनस के, ये फाइनल आंसर है। और भी मजेदार बात हो गई, और भी खतरनाक बात हो गई भाई, वेक्टर आर को आप बोल दीजिए, आप अगर इसे राइट हैंड रूल से लगाएंगे तो आंसर आने के बाद भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपका आंसर क्या आया है। राइट हैंड रूल से लगाएंगे तो आप वेक्टर आर यहाँ लेंगे और वेक्टर पी यहाँ लेंगे, तो शायद मैं वेक्टर आर यू लूंगा, नहीं ये आर है यहाँ लूंगा, और हम पी की तरफ मोड़ रहा हूँ, तो ये अंदर आ रहा है, अंगूठा में अंदर जा रहा है, ये वेक्टर आर है, ऐसे लिया वेक्टर आर, तो उंगलियां यहाँ मुड़ रही है, मुझे तो उंगलियां यहाँ मोड़नी है, तो मैं यहाँ लाया, और उंगलियों का हाँ देख रहा हूँ ये पी वाले इस एरो के अलाउंग मुड़ रही है। आर से अलाइन करो लोअर एच को, लिटिल फिंगर वाली एच को, लिटिल फिंगर वाली एच को आर से अलाइन करो, और उंगलियां इस एरो में मुड़नी चाहिए, तो फिर अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहा है, और ये मुझे पता नहीं कि ये प्लस के कैप है कि माइनस के कैप है, इससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये क्लियरली प्लस जे कैप है, ये क्लियरली प्लस आई कैप है, और आई जे के से अगर मैं जे क्रॉस आई निकाल रहा हूँ तो पक्का माइनस के कैप है, मैग्नीट्यूड आया एमवीडी और डायरेक्शन आ गई माइनस के कैप, बात खत्म, जो कि कांस्टेंट भी है। लास्ट में देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है, तो एंगुलर मोमेंटम डायग्राम उसने बना दिया, एंगुलर मोमेंटम है r क्रॉस mv, मैग्नीट्यूड है mvr sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन r and v, कहता है although the particle changes position with time, the line of direction of v remains the same and hence r sin theta is constant। उसे वो क्लियर कहना चाहिए था कि r चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, पर r sin theta कांस्टेंट है। खैर कहता है the further the direction of l is perpendicular to the plane of r and v, it is into the page of the figure, यहाँ पे तो into the page है ही है, this direction does not change with time, तो फिर से लिख दीजिए कि L remains same in magnitude and direction and is therefore conserved। अच्छी चीज है, बड़ा प्यारा फाइनली मोड़ दे दिया इसने।
एल मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में कंजर्व है। बात यह है कि आर भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, और आर साइन थीटा कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। और लास्ट में किसने बड़ा सुंदर ट्विस्ट इसको दे दिया है, कहता है ये एक्सटर्नल, ये एल क्यों कंजर्व्ड है? इसलिए कंजर्व्ड है, एल इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इस समय कोई टॉर्क तो लगी नहीं रही। अगर टॉर्क लगती तो एंगुलर मोशन होता, तो स्ट्रेट तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। ये बात भी आप लिख सकते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, हर अगर कठिन क्वेश्चन आया तो वो माइनस के कैप वगैरह के साथ पूछ लेगा, फिर ये बहुत कम लोगों से बन पाएगा। खाली पूछता है एल कांस्टेंट है कि नहीं, तो खूब सारे लोग जवाब दे देंगे क्योंकि वो रट के जाएंगे। पर अगर वो 4 ऑप्शन दे देता है कि माइनस के कैप वगैरह, एक बात क्लियर है कि अगर मेरा ये एक्स वाई प्लेन है, अगर मेरा जो मोशन दिख रहा है वो एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही आएगा। अगर एक वेक्टर एक्स में है, एक वेक्टर वाई में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जेड एक्सिस में ही आएगा। हाँ, वो प्लस जेड में आएगा कि माइनस जेड में आएगा, बस लड़ाई इतनी सी बची है। उसके लिए मुझे पूरा ये ध्यान से लगाना पड़ा, जो कि बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मैथमेटिकल है। अगर ये आपने सीख लिया तो बहुत हाई लेवल के आपकी फिजिक्स हो जाएगी। अब बड़ी प्यारी सी बात आ रही है कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों है, ऐसा आप लिख दीजिए, हेयर टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। पार्टिकल पे टॉर्क 0 है and therefore it is able to move in straight line. पार्टिकल पे टॉर्क 0 है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अदरवाइज इट would have undergone some angular displacement. टॉर्क लगती तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता, एंगुलर मोशन होता, इट हैज नो एंगुलर मोशन। इसमें कोई एंगुलर मोशन नहीं है, इसमें टॉर्क 0 है, इसमें कोई एंगुलर मोशन नहीं है, इसमें टॉर्क है ही नहीं, और टॉर्क नहीं है तो फिर तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ही। अगर टॉर्क नहीं है तो फिर तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ही। What a lovely discussion this has been, guys. Okay, good luck, bye bye. देखिए इन सभी क्वेश्चंस में मैं अगर एक बार समरी दूं तो ऐसे पार्टिकल जा रहा हो या ऐसे जा रहा हो, थोड़ा मतलब ओरिजिन से तो ना जा रहा हो या ऐसे जा रहा हो, इन सब में इसमें एंगुलर मोशन नहीं, एंगुलर मोशन इज एब्सेंट। और एंगुलर मोशन एब्सेंट है तो टॉर्क 0 है, और टॉर्क 0 है तो डेल्टा एल 0 है, इसलिए इसका एल कांस्टेंट है। बेसिकली ये भी इतनी सी भी बात की जा सकती है, कैसे भी जा सकते आप कैलकुलेशन लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, कभी आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, कभी आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। m भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। ऐसे जब वो जाता है तो उसका r चेंज हो जाता है, यहाँ r कम है, यहाँ r ज्यादा है, और थीटा भी चेंज होता है, थीटा भी चेंज होता है, और r sin थीटा हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। और ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसमें एंगुलर मोशन है, और एंगुलर मोशन नहीं है तो टॉर्क नहीं है, और टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो एल कांस्टेंट है। इस तरह से भी रिजल्ट को ध्यान रखा जा सकता है। मैं एक मिनट जरा इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस की और बात करूंगा एंगुलर मोमेंटम के। ये फिलहाल भी एनसीईआरटी में देखे तो नहीं है। एल का फॉर्मूला एसेंशियली एमडीआर है, sin थीटा के तो कोई डायमेंशन है नहीं, एल एमडीआर sin थीटा होता है। और डायमेंशंस के लिहाज से अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूं, तो मैं पहले एमडीआर की बात करूंगा, क्योंकि sin थीटा विल बी अ नंबर और इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा m1, वेलोसिटी हो जाएगी l1 t - 1, और r हो जाएगा l1। तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस हो जाएंगे m1 l2 t - 1। अभी थोड़ी प्रॉब्लम तो है इसमें, इसको स्मॉल l से ही लिखना तो ज्यादा अच्छा है, वरना यहाँ भी लेंथ है और यहाँ भी लेंथ है। ये l एंगुलर मोमेंटम का है और ये l लेंथ का है। इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम की ये डायमेंशंस 5 स्टार 6 स्टार देने लायक है। ये यूनिट तो इसकी ज्यादा कुछ काम की दिख नहीं रही है फिलहाल मुझे। इसकी यूनिट ऐसी कोई बहुत ज्यादा न्यूटन जूल जैसी नहीं है, वॉट जैसी नहीं है, यूनिट तो कोई खास काम की नहीं है। पर एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, 5 से भी थोड़े ज्यादा स्टार आप उन पे दे सकते हैं। ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, और r एक लेंथ है, सो m1 l2 t - 1। याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर बहुत बार इसे डिराइव करने की आदत डालें। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।